हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ है, दोनों एटम के बीच पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है, समझ गए? अच्छा, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि पोटेंशियल एनर्जी के कारण? कौन सा एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है बॉन्ड के लिए, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है या पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज ए पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? -2x, यानी -13.6 × 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, याद करो। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 13.6, तो टोटल एनर्जी कितना होता है? -13.6। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन, और चारों कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इस हाइड्रोजन एटम में हम क्या देख रहे हैं, इसका इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना था? -13.6 × 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन किस काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना था? प्लस कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इतना है। ओवरऑल टोटल एनर्जी कितना हो गया था? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसीलिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना है हाइड्रोजन एटम में? नेगेटिव है, इसीलिए बॉन्ड बना हुआ है। यानी अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को 13.6 को अगर क्या कर दें, डबल कर दें, तो अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एटम से बाहर। तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बंधे रहना है, इसके लिए कौन सा एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो एटम के बीच बॉन्ड बनता है तो कौन सा एनर्जी हमको देखना है? पोटेंशियल एनर्जी देखना है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। कोई आदमी बहुत बिजी है, बहुत जनरली जो ज्यादा पैसा हो जाता है तो ज्यादा बिजी हो गया, तो बहुत बिजी है तो क्या उसका देखिए बॉन्ड बनते हैं, बहुत कम बॉन्ड बनता है। नहीं बोले आदमी बहुत बिजी, इसके पास टाइम ही नहीं बॉन्ड बनाने। आज जो आदमी के पास एनर्जी लेवल कम है, ग्राउंड स्टेट में कम पैसे वाले लोग, तो बॉन्ड बनाते रहते हैं, हाई प्रणाम, है ना, सब करते रहते हैं, तो वो उसके पास टाइम है, वो बॉन्ड बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एटम के बीच पोटेंशियल एनर्जी। आज समझ में कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल उसको क्या करता है? इसको खींचे रहता है। जैसे मान लीजिए हम भी लोग हैं, तो हम लोग का बॉन्ड अर्थ से है कि नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। कोई भी बॉडी का अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव है। किसी भी बॉडी का अर्थ सरफेस पे, ये तो एटम के रिस्पेक्ट में देखिए, अगर ये अर्थ है और ये इसका रेडियस है, और हम यहाँ पे एक कोई बॉडी है, इसका मास m है और ये मास ऑफ अर्थ हो गया, तो हमारा इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -gm × m/r। ये पोटेंशियल एनर्जी है मेरा, हम है ये, है ना, मेरा मास कितना है? m, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? नेगेटिव है, इसीलिए हम अर्थ की सरफेस पे हैं। आज समझ में? इसी पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया जाता है? 0 काइनेटिक एनर्जी देके, उसके बाद वो आदमी अर्थ के सरफेस पे रहता है क्या? नहीं। क्या होता है? वो अर्थ के सरफेस, मतलब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर या उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। इसी वेलोसिटी का नाम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। हम इसमें क्या कर दें? हम इसमें दे दें काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितना कर दें? ½ mv²। जितना पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है उतना ही काइनेटिक दे दे, जो वेलोसिटी आएगा दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। आज समझ में? ये वेलोसिटी क्या कहलाएगा? एस्केप वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? बोलो, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एस्केप वेलोसिटी। यहां से यहां तक कट कर दो, है ना, तो 2gm/r वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी फार्मूला पढ़े होगे, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r, 2gm/r का √100, दिस इज एस्केप वेलोसिटी। अब आया समझ में? इसका मतलब हम लोग जो अर्थ के सरफेस पे हैं, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बाय अर्थ हमें खींचे हैं, इसलिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? खींचे मतलब बॉन्ड बनाए हुए हमसे जब बॉन्ड बना हुआ अर्थ का, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव है। जैसे हम इसके सरफेस पे दौड़ने लगेंगे, इतना तेज भागेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। हम अर्थ के सरफेस से क्या होंगे? दूर, अर्थ के एनवायरनमेंट से गए,
एस्केप वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब आया समझ में? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखेंगे तो कौन सी एनर्जी की चर्चा करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि यही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आया समझ में? यही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। देखो हम लोग फिजिक्स से इसको कंपेयर कर लिए कि नहीं? हाइड्रोजन एटम पढ़े थे, उससे कंपेयर किए कि नहीं? किए ना? तो दो हाइड्रोजन एटम के बीच पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है वो हम इसमें देखें। एनसीईआरटी में लिखा है, डायग्राम बनाया हुआ है, और आईटी में भी क्वेश्चन भी आया था, कौन सा ग्राफ सही है उसके फॉर्मेशन का, बॉन्ड फॉर्मेशन का। ठीक है, तो देखो, तो इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इसका जो दिखाना है हमें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस क्या दिखाओगे? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। आज समझ में? तो देखो, जैसे जैसे मान लिया जाए कि ये हम क्या करेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी तो हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी है वर्सेस क्या? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या है ये? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, है ना? तो ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ ये वैल्यू 0 ले लो, ये पॉजिटिव, और ये क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। ये क्या ले लेना है? नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, ये क्या ले लेना है? नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना, इसको हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये देखो, है ना? तो हम इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस ले लो, ये 0 और ये माइनस। देखो जैसे दो हाइड्रोजन एटम है, अगर दोनों हाइड्रोजन एटम के आइसोलेटेड है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। ये 0 लाइन के हो गया ना? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0, पैरेलल होगा 0 इससे। ये पोटेंशियल एनर्जी का 0 वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे जैसे हाइड्रोजन नजदीक आएगा, जैसे जैसे हाइड्रोजन नजदीक आएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटेगा। क्या होगा इसका? पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। और पोटेंशियल एनर्जी घट के और नजदीक आएगा तो और घटेगा, और नजदीक आएगा तो और घटेगा। मैक्सिमम यहां तक घटा, मैक्सिमम यहां तक पोटेंशियल एनर्जी घट गया, बॉन्ड बन गया, है ना? और बॉन्ड बन गया, और इसी को क्या बोलेंगे? इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। इस एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। अगर हम इस पैरेलल एनर्जी को देख रहे हैं, अगर पैरेलल मतलब नो बॉन्ड, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है? ज्यादा है। ये कंडीशन यहां दिखा रहा है कि देखिए दो हाइड्रोजन एटम बहुत दूर है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ कि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है इसके पोटेंशियल, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि दो एटम क्या आ रहा है? नजदीक आ रहे हैं। ये देखो, इसके पोटेंशियल, इसका दो एटम नजदीक आ गए, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा घट गई। और नजदीक आएंगे, और क्या हो गए? नजदीक आएंगे। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि दो एटम के बीच क्या हो गया? और नजदीक आ गया, और नजदीक आ गया, मतलब ये क्या हो गया? दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो गया। क्या हो गया? ये ओवरलैपिंग, है ना? बन गया बॉन्ड। इससे ज्यादा, इससे कम, इससे ये दोनों के बीच इतना डिस्टेंस है, इससे कम डिस्टेंस नहीं होगा। नहीं तो तुम्हें फिर वो याद करो कि इसमें रिपल्सिव फोर्स भी होता है। यहां तक एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हुआ, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा भी हल्का और डिस्टेंस कम करेंगे, अचानक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा। आज समझ में? तो ये पोटेंशियल एनर्जी घटा, और इससे भी थोड़ा सा कम करोगे तो अचानक ये ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस टाइप से, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। आज समझ में? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जब हाइड्रोजन एटम नजदीक आएंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा, एक सर्टेन लिमिट पे आके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, उससे कम नहीं हो पाएगा। अगर तुमने उससे थोड़ा सा और डिस्टेंस कम किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अचानक रिपल्सिव फोर्स के कारण बढ़ जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। आज समझ में? इसलिए हर एक बॉन्ड का एक लिमिट है। क्या कहता है? डोंट क्रॉस द लिमिट। क्या कहता है? डोंट क्रॉस द लिमिट। दोस्त हो तो दोस्त की तरह ही रहो, ऐसा होता है ना? अगर मान लो कोई तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, तो मेरे फ्रेंड है, तो क्या करो? उसको दो जूता खींच दोगे? ये सो रहा है, उसके ऊपर एक बकेट पानी डाल दोगे? नहीं ना। मान लो दो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, नीट का, रूम में बैठे के पढ़ रहा है ना? ठंड का मौसम में क्या किया? एक बकेट पानी लाया बाथरूम से, उसके ऊपर डाल दिया। आज समझ में? बोला ऐसा क्यों? उसने बोला ऐसा क्यों किया? बोला क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त है, इसका मतलब तुम लिमिट क्रॉस करोगे? दो झापड़ खींच के दे दिया उसको और बोल दिया कि डोंट क्रॉस द लिमिट।
यहीं तक तुम्हारा अट्रैक्शन था, इससे ज्यादा हद करोगे तो ये रिपल्सन काम करेगा। अगले दिन से दोनों रूममेट क्या हुआ, अलग हो गया, रूम चेंज, दोस्ती गए। तो हर एक चीज का क्या है, एक लिमिटेशन है। क्या है, लिमिटेशन। वही लिमिटेशन यहाँ देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम दूर दूर है ना, ये हाइड्रोजन इसको जा रहा है ना वो आस में। दो रूममेट है, राम और श्याम, दोनों दूर था, अपना अपना गांव में था, दोनों को कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही एक कोचिंग में एडमिशन लिया, उसके को हॉस्टल में रहने लगा, दोनों एक रूम में रहने लगा, दोनों को जानने लगा, दोस्ती हो गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये बन गया H2। अभी HH नजदीक ही आया है, अभी पूरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बना, लेकिन यहाँ बन गया हाइड्रोजन। अब जहां भी जाएगा ये साथ में घूमेगा, इसको देखोगे हमेशा साथ में घूम रहा है, खाने खाना जा रहा है साथ में, लंच कर रहा है साथ में जा रहा है, मार्केट घूमना है साथ में जा रहा है, तो बॉन्ड बना हुआ है ना। लेकिन वो बॉन्ड इस एनर्जी का, उस बॉन्ड का इस डेप्थ को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो ये क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये कौन सा कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या ये, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो लिख दो, हेडिंग दे दो, है ना। क्या लिखो, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लिखे हो ना, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नीचे यहाँ लिखो, यहाँ पे लिख दो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बिटवीन, है ना, क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ऐसे लिखो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, for the formation of H2 molecule, potential energy curve for the formation of H2 molecule as a function of, क्या लिखोगे, as a function of distance of hydrogen atom, as a function of internuclear distance of hydrogen atom, as a function of internuclear as a function of internuclear distance, as a function of internuclear distance between, as a function of internuclear distance of hydrogen atom, internuclear distance of hydrogen atom। ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो which one is more stable, हाइड्रोजन एटम ज्यादा स्टेबल है या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, H2। बॉन्ड बनने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, आज समझ में, बॉन्ड बनने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर, क्या लिखे हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या लिखोगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। दो हाइड्रोजन एटम जैसे जैसे नजदीक आएगा उसके बीच क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, है ना। पहले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा मतलब नो बॉन्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी पैरेलल टू मान लो x एक्सिस है, तो पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम नजदीक आ रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है ना। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घट के यहाँ पे आया, एक मैक्सिमम घट के डिक्रीज हुआ, ये क्या किस में बदल गया, बॉन्ड एनर्जी में। अगर हम बात करें इस बॉन्ड एनर्जी को, है ना, अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी वैल्यू कितना पता है हाइड्रोजन में, 435.8 किलो जूल पर मोल। इस बॉन्ड एनर्जी का कीमत कितना है, 435.8 किलो जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी हो गया 435.8 किलो जूल पर मोल, है ना। यही बॉन्ड एनर्जी, हर एक बॉन्ड का एक बॉन्ड एनर्जी होता है ना, हर एक बॉन्ड का एक बॉन्ड एनर्जी होता है। इसी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी इतना है, इतना बॉन्ड एनर्जी दोगे तब हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अब दो हाइड्रोजन एटम में टूट जाएगा, ये कारण है। तो बॉन्ड एनर्जी कितना है, 435.8 किलो जूल, ठीक है।
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये किसके बीच कर्व है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। किसके बीच ग्राफ है ये? किसके बीच ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना? और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड बना है ना, ये जो बॉन्ड बना उसका बॉन्ड लेंथ कितना हो गया? 74 पिकोमीटर। दिस बॉन्ड लेंथ इज 74 पिकोमीटर। यहाँ जो बॉन्ड लेंथ बना है वो कितना हो गया? 74 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जैसे मान लीजिए बॉन्ड कैसे बन रहा है? ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम क्या आ रहा है? नजदीक आ रहा है, तभी ना बॉन्ड बनेगा। तो इसका हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? नजदीक आएगा, मतलब ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ओवरलैप। तो जब ये बॉन्डिंग कंडीशन में, दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन द बॉन्डिंग स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है ना, बहुत तरह का आयनिक बॉन्ड लेंथ भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ होता है, वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ होता है, बहुत सारा बॉन्ड लेंथ है ना। तो जिस बॉन्ड से बॉन्ड हो रहा है मेटालिक बॉन्ड लेंथ होता है, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस है, समझ में? तो ये देखो, तो ये एटम का यहाँ न्यूक्लियस है, इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस कहाँ है? इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस यहाँ, इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस कहाँ है? इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस यहाँ है, इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस कहाँ है? ये तो ये क्या कहलाया? इस दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? 74 पिकोमीटर, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। और ये जहां तक ये ओवरलैप किया, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग एरिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग एरिया, और वाइटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। एक्चुअली अभी तो हम ये जस्ट ये देख रहे हैं कि दो एटम के बीच एनर्जी का क्या होता है। जब भी दो एटम नजदीक आते हैं तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है जब बॉन्ड बनता है। तो क्या बोलोगे? इंटर है ना, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम इंक्रीजेस या डिक्रीजेस एज द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? डिक्रीजेस। दो एटम के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? घटता है जब बॉन्ड बनता है। अपना एनर्जी लेवल डिक्रीज करोगे तभी ना बॉन्ड बनेगा। दो स्टूडेंट है और दोनों अपने बॉन्ड, दोनों ईगो में है, तो क्या बॉन्ड बनेगा? नहीं, वो भी थोड़ा नीचे गिरेगा, ये भी अपना नीचे गिरेगा, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तुम भी अपना एनर्जी लेवल कुछ कम करो, तुम भी एनर्जी लेवल कुछ कम करो, बॉन्ड बन जाएगा। हाँ समझ में? तो इसे बॉन्ड बनने से क्या होता है? स्टेबिलिटी मिलता है। क्यों? बिकॉज द एनर्जी रिलीज होता है। वो एनर्जी क्या होता है? रिलीज। जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिले हैं तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा और इतना एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। और वापस जब इतना एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा। समझ गए? तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे एटम नजदीक आते हैं, जब बॉन्ड बनते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसके क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो ये वेरिएशन क्या है? वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। क्लियर हुआ? अब आया समझ में? बॉन्ड का मतलब बुझाया। हम लोग भी अर्थ से अभी बताए थे, अर्थ से बॉन्डेड है, हम लोग का भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है ना। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, उसका भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, वो भी बॉन्डेड है न्यूक्लियस से। अगर उसका अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस से खत्म हो जाए तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। दैट एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी से तो कहते हैं, कितना एनर्जी दो उसको आयनाइज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, बस इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया एटम से। और भी एनर्जी दो तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाएगा, है कि नहीं? चलो यहीं तक रखते हैं, ठीक है।